तो आज की इस नई क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाघ की गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और बौद्ध धर्म का केंद्र रही है। ठीक है, किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टीजीटी में कि बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाओं के बारे में। तो बाघ की गुफा है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में किस रियासत के अंतर्गत है? रियासत, पहले रियासतें चला करती थी, जैसे राज्यों के जो रियासतें बनाई जाती थी एक तरीके से कि इस रियासत के अंतर्गत ये राजा हैं, उस रियासत के अंतर्गत, एक तरीके का जिला ही समझिए, लेकिन उस समय उनको क्या कहा जाता था? रियासत कहा जाता था। तो ये जो है ग्वालियर रियासत के अंतर्गत थी। ग्वालियर रियासत, ठीक है, ग्वालियर रियासत के अंतर्गत थी। पर्वत श्रेणी क्या है, यानी किस पर्वत के अंतर्गत है या किस पर्वत के आसपास है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी पर है। विंध्य पर्वत श्रेणी पर। वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है? तो वर्तमान में ये जो है किस जिले के अंतर्गत है? तो वर्तमान में धार जिले के अंतर्गत है। धार जिले के अंतर्गत। ठीक है, वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है? तो धार जिले के अंतर्गत है। और किस नदी के पास है या इसके आसपास कौन सी नदी है? तो ये जो है नर्मदा नदी की सहायक है नदी। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी, मतलब उसी की सहायक यानी बहती हुई नदी, उसका मुख्य द्वार अगर देखें या मुख्य कहाँ से निकली है तो नर्मदा से होते हुए, तो इसको कहेंगे बागमती या बगनी नदी। किस नदी में? तो बागमती या बगनी। अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, तो अगर नर्मदा की सहायक नदी बागमती लिखा हो तो भी सही है, नहीं तो बागमती या बगनी नदी के पास यह गुफा स्थित है। ठीक है, यहीं से यानी अगर इस नदी से तो 2 से 3 मील दूरी पर, 2 से 3 मील दूरी पर थोड़ा सा अगर नदी से बढ़ेंगे तो गांव है एक, यानी बाघ नाम से गांव है। शायद इसीलिए इन गुफाओं का नाम क्या पड़ा? बाघ की गुफाएं। ठीक है, इसी कारण इन गुफाओं का नाम लिख लीजिए, इसी कारण इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ा। ठीक है, बाघ की गुफा, यानी ये आधार माना गया कि शायद इस नाम के आधार पर इस बाघ की गुफा का नाम पड़ा। लेकिन यहीं पास में एक बागेश्वरी, यहीं पास में एक बागेश्वरी देवी का मंदिर है, जिससे ये आधार माना गया कि शायद बागेश्वरी देवी का मंदिर जो है, बाघेश्वरी है, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया क्योंकि बाघ है, बाघेश्वरी। ठीक, बाघेश्वरी देवी का मंदिर है, जो कि ये माना गया शायद इसी के आधार पर गांव का नाम और इसी के आधार पर गुफा का नाम रखा गया हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाघ की गुफाएं। ठीक है, यहाँ पहुँचने का स्थान क्या है? अगर हम बाघ की गुफाओं को जाना चाहें तो कैसे पहुँचेंगे? किस रेलवे स्टेशन के आसपास है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाघ की गुफाओं पहुंचने के लिए किस स्टेशन से होकर जाएंगे या बाघ की गुफाओं के पास कौन सा स्टेशन है? तो महू नामक स्टेशन है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पहुंचने के लिए
पहुंचने के लिए महू स्टेशन से होकर जाएंगे। महू नामक महू स्टेशन से होकर जाएंगे, ठीक है, या महू स्टेशन से बागी की गुफाओं में पहुंचा जा सकता है, ठीक है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को क्या कहते थे? स्थानीय लोग इन गुफाओं को क्या कहते थे? तो स्थानीय लोग इन गुफाओं को कहते थे पंच पांडु गुफा, पंच पांडु गुफा, या पांच पांडव गुफा कहते थे, पांच पांडव गुफा कहते थे। ऐसा इसलिए कहा गया, ये आधार माना गया कि शायद पंच पांडव यानी जब पांडव लोग अपने वनवास में थे 11 वर्ष के, तो शायद इन गुफाओं में रुके होंगे, इस कारण से लोग इन्हें पंच पांडव की गुफा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राचीन समय में, प्राचीन काल में इन गुफाओं को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो एक बार पूछा गया है टीजीटी में कि बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था, तो इन्हें प्राचीन समय में क्या कह के बुलाते थे? तो कलयन कहते थे, कलयन। यानी बाघ की गुफाओं का पंच पांडव नाम भी है और कलयन भी है। पंच पांडव इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका मानना था कि पांडव यहाँ के रहे होंगे, निवास किया होगा, इसलिए इसे पंच पांडव गुफा कहा गया। बाकी कलयन नाम से प्राचीन जानते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो कलयन है। और बाघ की गुफा का नाम कैसे पड़ा? वहाँ के पास में एक गांव होने के कारण और बागमती नदी की सहायक, नर्मदा की सहायक नदी बागमती के होने के कारण इसका नाम बाघ की गुफा पड़ा, ठीक है। अब बात करेंगे बाघ की गुफा की खोज, कि बाघ की गुफा को खोजा किसने? बाघ की गुफा की खोज, ठीक है। तो बाघ की गुफा की खोज किसने की, ये जानते हैं। तो बाघ की गुफा और सुरक्षा दोनों जानिए, ठीक है। तो बाघ की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी। डेंजरफील्ड ने की थी। और ये क्या थे? तो ये एक वास्तुविद थे, ठीक है, वास्तुविद थे। वास्तुकलाविद भी लिख सकते हैं, वास्तुविद भी लिख सकते हैं, ठीक है। वास्तुकलाविद थे और अक्सर हर गुफा में पूछा जाता है, चाहे वो अजंता की हो, सित्तनवासल हो या आपकी सिगिरिया हो, कि किसने खोजा, किस सन में खोजा। तो ये याद रखिएगा कि बाघ की गुफा की खोज किसने की थी? तो डेंजरफील्ड ने की थी। और ये कौन थे? तो ये एक वास्तुविद या वास्तुविद कलाकार थे। और इन्होंने इन गुफाओं की खोज के बाद अपना सर्वप्रथम एक लेख लिखा, अपना सर्वप्रथम एक लेख प्रस्तुत किया। लेख क्या था और किसको दिया इन्होंने? तो साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका, साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका, ठीक है, साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित किया। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम अपना लेख प्रस्तुत किया और इन्हीं को खोज का श्रेय भी जाता है। इसके बाद डॉक्टर इम्पे आए। डॉक्टर इम्पे, इन्होंने भी इन गुफाओं के लिए एक लेख प्रस्तुत किया। तो इन्होंने इन गुफाओं के विषय
इन्होंने इन गुफाओं के विषय में एक छपा लेख प्रस्तुत किया। यानी इन गुफाओं का थोड़ा सा चित्र वगैरह छपवा के फिर एक लेख प्रस्तुत किया इन्होंने। इसके बाद सन 1907 और 8 में, सन 1907 और 8 ईस्वी में कर्नल C.E. लुइड ने लुइड ने गुफाओं को देखा और मुंबई में प्रकाशित किया। गुफाओं को देखा और मुंबई में प्रकाशित किया। जगह तो बता दी। अब मुंबई में किसमें प्रकाशित किया? तो मुंबई में इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, इस संस्था में पत्रिका में सन 1919 में सोसाइटी पत्रिका में सन 1909 में 1909 में एक गवेषणात्मक लेख प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले रॉयल सोसाइटी या रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में सन 1909 में किसने एक लेख प्रस्तुत किया बाघ की गुफाओं के विषय में, तो ये बताइएगा कि कर्नल C.S. लुइड ने किया था। और डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं को किस उसमें प्रस्तुत किया, तो एक छपा लेख प्रस्तुत किया था। सबसे पहले सर्वप्रथम लेख किसने लिखा, तो डेंजरफील्ड ने लिखा। इन्होंने ही खोजा, इन्हीं को खोजने का श्रेय गया और इन्होंने साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका में अपना लेख प्रस्तुत किया। कभी कभी देखिए ये जो पत्रिकाएं लिखी हैं इनका नाम पूछ लेता है, इनका नाम लिख के कि इन्होंने किस पत्रिका में ये लेख प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे दोनों से आपको बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि खाली खोज पढ़ ली कहाँ हुई किस सन में हुई बाकी खा गए। ठीक है, तो अंदर का भी पढ़ना, इसीलिए हमने अंदर का ही बताया कि इन्होंने कौन सी पत्रिका में लेख प्रस्तुत किया और इन्होंने। ठीक है, तो ये थे, इन्होंने एक लेख प्रस्तुत किए। अब इसकी बात करेंगे, खोज हो गई। खोज के बाद इनकी प्रतिलिपियां किसने तैयार करी, तो सन 1910 में देखिए, अब भारतीय लोगों ने भी लेख प्रस्तुत किए हैं, पहले ये भी पढ़ लीजिए। भारतीय कौन कौन थे, तो भारतीय आपके थे 1910 में असित कुमार हरदार, 1910 में असित कुमार हलदार, ठीक है, और 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे, 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे, यानी इन दो भारतीयों ने भी बाघ की गुफाओं में अपने लेख प्रस्तुत किए। इन्होंने भी क्या किया, बाघ की गुफाओं में अपने लेख प्रस्तुत किए। लेख से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, यानी इन्होंने जो लेख, अब आपसे सवाल हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 1910 में असित कुमार हरदार ने किस गुफा के ऊपर अपना लेख प्रस्तुत किया, तो बाघ की गुफा में। और अगर भारती करके पूछ ले कि 1910 और 1925 में किन दो कलाकारों ने बाघ की गुफाओं में अपना लेख प्रस्तुत किया, तो वो कौन थे, असित कुमार हलदार और श्री मुकुल चंद्र डे ने। यानी हमारे इंडियन ने भी अपने लेख प्रस्तुत
किए, क्योंकि जब पाश्चात्य या विद्वान कलाविद कर रहे हैं तो फिर इनका भी हक बनता है। उसके बाद इन गुफाओं का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यानी इन गुफाओं को बनाने का, या ये गुफाएं क्यों बनी, क्या इनका उद्देश्य था? तो पहली चीज तो ये बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र थी, बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र थी, ठीक है। यानी बौद्ध कला यानी बौद्धों को समर्पित थी, वो यहाँ रहते थे, ठीक है, और इसीलिए बौद्ध कला को समर्पित थी। बौद्ध धर्म का या तो पूर्ण रूप से प्रमुख केंद्र मान लीजिए, ठीक है। बाघ की गुफाएं किस संप्रदाय से थी? तो ये बौद्ध धर्म की बाघ की गुफाएं महायान संप्रदाय से संबंधित थी, ठीक है। और इनका क्या उद्देश्य था? तो ये बौद्ध भिक्षुओं का क्या थी? आवास हेतु, ठीक। इनका उद्देश्य था बौद्ध भिक्षुओं का ये आवास स्थान थी। अब आवास स्थान थी तो जाहिर सी बात ये कैसी गुफाएं हैं? विहार गुफाएं हैं, ठीक है, विहार गुफाएं, ठीक। अब ये यहाँ आवास करते थे तो क्या करते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन व श्रवण के लिए थी। किसके लिए थी? प्रवचन और श्रवण के लिए थी, ठीक। यानी कि वो प्रवचन देते थे, श्रवण करते थे, सुनते थे, उपदेश देते थे, इन्हीं सब चीज़ों के लिए थी। ऐसे लिख लीजिए, उपदेश, प्रवचन और श्रवण के लिए थी ये गुफाएं, ठीक। अब इनकी सुरक्षा और अनुकृति, सुरक्षा और अनुकृति, ठीक। सुरक्षा किसने प्रदान की? अनुकृतियां किसने तैयार की? तो पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की, पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की, ठीक। यानी पुरातत्व विभाग ने इनका दरमदार यानी जितनी भी चीज़ें थी अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद इनकी अनुकृति तैयार करने का आदेश दिया, अनुकृति तैयार करने का आदेश दिया, ठीक। अब अनुकृति तैयार करने का आदेश दे दिया गया। अब अनुकृतियां तैयार कौन करने गया था या किसने तैयार की थी, ये जानिए। अनुकृति अनुकृतियां जो है बाघ की किसने तैयार की? तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर क्या करने गए? बाघ की गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की। अक्सर पूछा जाता है बाघ की गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? असित कुमार और नंदलाल बोस ने की थी। किस सन में की थी? तो सन 1921 में की थी, ठीक है। इसके बाद बाघ की गुफाओं की अब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कितनी गुफाएं हैं, कितनी संख्या में हैं और यहाँ पे चित्र कैसे प्राप्त किए गए हैं। तो बाघ की गुफाओं की संख्या, बाघ की गुफाओं की संख्या
ठीक है। बाघ की गुफाओं की संख्या की बात करें तो इनमें कुल 9 गुफाएं मानी गई हैं, कुल 9 गुफाएं हैं, ठीक है, 9 कुल गुफाएं हैं, ठीक। नौ तो हैं। और इसकी लंबाई कितनी बताई गई, तो इसकी लंबाई बताई गई है 750 फीट। इतने क्षेत्र में ये बनी हुई है और फैली हुई है। और सभी कैसी गुफाएं हैं, अभी हमने पहले भी बताया, सभी विहार गुफाएं हैं, ठीक। पाई तो 9 गुफाएं थी, लेकिन इनमें से कुछ गुफाओं जैसे होता है ना, टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। तो अगर कुल सुरक्षित अवस्था में पाएं, सुरक्षित या चित्रित, ठीक है, तो समथिंग ये 5 गुफाएं ज़्यादा हैं, ठीक, 5 गुफाएं। 5 गुफाएं ऐसी हैं जो सुरक्षित अवस्था में हैं, जिनमें हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम देख और समझ सकते हैं। लेकिन अगर कुल संख्या पूछे तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, ठीक है। चित्रित अगर पूछ ले तो समथिंग आप 5 बता सकते, पर ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, ठीक। तो इसमें 5 गुफाएं हैं, हर गुफा को अलग अलग बताया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहली गुफा। गुफा संख्या 1 भी कर सकते हैं और पहली भी कर सकते हैं, ठीक। पहली गुफा में क्या कहा गया है, तो इस गुफा को हम क्या कहते हैं, यानी इस गुफा को नाम दिया गया, इसे हम ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी इसका नाम क्या है, ग्रह गुफा है। और यह भिक्षुओं का निवास स्थान रही होगी, ऐसा माना गया कि यह भिक्षुओं का निवास स्थान थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है चित्रों के आधार पर या इनको देखकर। इनमें कोई चित्र और मूर्ति नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पाया गया नहीं। इनमें कोई चित्र और मूर्ति नहीं है, ठीक। यानी हमारी पहली गुफा कौन सी गुफा है, ग्रह गुफा है। इसे हम ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं। और ये विहार गुफा ही रही है, क्योंकि बाघ की सारी गुफाएं कैसी हैं, विहार गुफाएं, यानी रहने का स्थान थी। तो ये माना गया कि ये भिक्षुओं का निवास स्थान होगी, इसीलिए इसमें कोई चित्र और मूर्ति नहीं है, ठीक है। ये पहली गुफा थी। इसके बाद दूसरी पढ़ेंगे। गुफा संख्या या दूसरी गुफा, दूसरी गुफा, और गुफा संख्या 2 भी डाल सकते हैं। तो दूसरी गुफा में क्या कहा गया, दूसरी गुफा इसे हम पांडवों या पांडु गुफा के नाम से जानते हैं। इसे हम पांडवों या पांडु गुफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए शायद इसे पंच पांडव गुफा भी कहा गया, ठीक। यह गुफा सबसे बड़ी गुफा है, यानी जो दूसरे नंबर की है, यह गुफा सबसे बड़ी गुफा है, ठीक। इसी गुफा में महाराज सुबंधु का एक लेख प्राप्त हुआ। इसी गुफा में महाराज सुबंधु का एक लेख प्राप्त हुआ। ठीक, लेख प्राप्त हुआ और ये पूर्ण रूप से चित्रित गुफा है। कैसी गुफा है?
ये पूर्ण रूप से चित्रित गुफा है। ठीक, किंतु समस्त चित्र नष्ट हो चुके हैं। किंतु समस्त चित्र नष्ट हो चुके हैं। देखिए, इस गुफा के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है कि इस गुफा का नाम क्या है, तो पांडु गुफा के नाम से जानते हैं, और ये पूर्ण चित्रित है लेकिन चित्र नष्ट हो चुके हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि महाराज सुबंधु का जो एक लेख है वो बाघ की किस गुफा से प्राप्त है, तो बाघ की पांडव गुफा से प्राप्त है या बाघ की दूसरी गुफा से प्राप्त है। 2 तरह से ऑप्शन बन सकते हैं, या तो वो संख्या पूछ सकता है या नाम पूछ सकता है। तो महाराज सुबंधु का लेख बाघ की किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो बाघ की दूसरी गुफा या पांडु गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे तीसरी गुफा। तीसरी गुफा या तीसरी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बारे में क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे रंग महल के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से, रंग महल के लिए जानी जाती है, यानी रंग महल के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक चित्र इसी गुफा में पाए गए हैं, यानी चित्र भी इस गुफा में पाए गए हैं। सर्वाधिक चित्र इस गुफा में पाए गए हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक चित्रित गुफा है। अब इसमें जो चित्र प्राप्त हुआ है उसका वर्णन है कि गुफा के बाहर बरामदे के भीतरी दीवार पर, गुफा के बाहर बरामदे में, ठीक है, गुफा के बाहर बरामदे में, बरामदे में भीतरी दीवार पर, भीतरी दीवार पर भीतरी दीवार पर कितना बड़ा चित्र, 45 गुणे 6, 45 गुणे 6, ठीक है, 45 गुणे 6 में आकर्षक चित्र प्राप्त हुआ है। आकर्षक चित्र प्राप्त हुआ है, चित्र का वर्णन अभी नहीं किया, ठीक है, चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक, और ये पैनल 5वीं गुफा तक फैला हुआ है। मतलब कहाँ तक बना हुआ है, तो यह पैनल 5वीं गुफा तक फैला है, इतनी दूर तक, यानी इतना बड़ा पैनल ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी चौथी गुफा। अब इसके बाद बढ़ेंगे 5वीं की तरफ। तीसरी थी ना, गलत पढ़ा गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहीं पे समझ लीजिए, ऊपर नीचे हो गया। तो ये आपकी थी चौथी गुफा। हेडिंग बदल लीजिए जिन लोगों ने लिख लिया हो, चौथी गुफा। देखिए, चौथी गुफा को हम किस नाम से जानते हैं, हम फिर से रिवाइज करे दे रहे हैं। तो इसे रंग महल के नाम से जानते हैं। ये सर्वाधिक चित्रित गुफा है, यानी सर्वाधिक चित्र इस गुफा में पाए गए हैं। यहीं पर एक पैनल यानी एक बड़ा सा दृश्य बाहर यानी बरामदे में बना है। और बरामदा जैसे बनता है, आपने कभी देखा हो, खंबे होते हैं, फिर दीवार है, फिर कमरा होता है ना, इसी तरह बरामदा बड़ा सा बना हुआ है। उस बरामदे की भीतरी दीवार पर 45 गुणे 6 आकर्षक चित्र प्राप्त हुआ है। यह पैनल 5वीं गुफा तक फैला हुआ पाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी चौथी गुफा थी, जो बाय मिस्टेक मैंने तीसरी पढ़ा दी। हालांकि अब हम तीसरी भी पढ़ाए दे रहे हैं, जो छूट गई है। इसके बाद देख लीजिए तीसरी के बाद हम देखेंगे 5वीं। तीसरी,
तीसरी गुफा तीसरी गुफा, इसे हम हाथी गुफा के नाम से जानते हैं। इसे हम हाथी गुफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम हाथी गुफा के नाम से जानते हैं। ठीक, संभवतः यह विशिष्ट अतिथियों का केंद्रीय कक्ष रहा होगा। यानी इन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः यह अतिथियों का केंद्रीय कक्ष रहा होगा। केंद्रीय कक्ष रहा होगा। केंद्रीय कक्ष क्यों? क्योंकि ये तीसरी गुफा है, 2 के बाद इधर और 2 के उधर, तो 5 के बीच में तीसरी गुफा है, इसलिए इसे माना गया कि यहाँ अतिथि लोग आकर बैठते होंगे और ये ऐसा कक्ष माना गया। अब पढ़ते हैं 5वीं गुफा, गुफा संख्या 5। इसमें क्या है? इसे हम पाठशाला कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे पाठशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक नोट करके लिख लीजिए, इसके बारे में बस इतना ही। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पाठशाला के नाम से जानते हैं। चित्र केवल 4वीं और 5वीं में ही शेष बचे हैं। चित्र केवल 4वीं और 5वीं में ही शेष बचे हैं। ठीक है, बाकी में चित्र नहीं है। शेष 7 गुफाएं जो बची, शेष 7 गुफाओं के 7 गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं। अब इतनी पुरानी है तो जाहिर सी बात है चित्र तो नष्ट हो ही जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, बाघ की गुफाओं का एक बार टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, नाम सीरियल से बताइए इन्हीं 5 गुफाओं का, मतलब सीक्वेंस से पूछ लेता है। शायद आप भूल जाएं कि पहले ग्रह थी कि पहले पाठशाला थी कि पहले पंच पांडव थी। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है हम लोगों ने, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है? तो हम लोग इसे कहते हैं ग्रप हरप, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म, ताकि हम इनका सीक्वेंस से नाम याद रखें। तो ग्रप हब का मतलब है ग्रप हरप का, ग्रह से क्या हुआ? ग्रह गुफा। ठीक है, पा से क्या हुआ? पांडु गुफा। हा से क्या हुआ? हाथी गुफा। रा से क्या हुआ? रंग महल। और पा से क्या हुआ? पाठशाला गुफा। यानी बस एक कंफ्यूजन याद रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम पा 2 बार आया है, कैसे याद रखेंगे? तो हम बस इतना याद रखना कि जब हम अंतिम पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो हम पाठशाला में ही कर रहे होंगे बस। तो हमारी पहली गुफा का क्या नाम था? ग्रह गुफा। दूसरी का क्या नाम था? पांडु गुफा। तीसरी का क्या था? हाथी खाना। चौथी का नाम क्या था? रंग महल। और 5वीं का क्या नाम था? पाठशाला। और ये ट्रिक हम लोगों ने ही इजाद करी है ताकि ये हमें याद रहे। अगर सीक्वेंस पूछता है तो हम कह सके ग्रप हरप। और इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कितनी गुफाएं हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक,
जो कि चित्रित अवस्था में या सुरक्षित पाई गई, यानी ये देखी गई हैं, कुछ तो ध्वस्त हो गई हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बाघ की गुफाओं का समय निर्धारण, यानी संख्या पढ़ ली, यानी ये किस समय की रही होंगी।